Hello Ideas. Today we are having Dr. Sonia Vardhan with us. She has over 25 years of experience as educationist. She has been a principal in various schools and currently she has taken over as parenting coach. तो मैम आपकी जर्नी एज एजुकेशनिस्ट एज प्रिंसिपल पेरेंटिंग कोच में कैसे चेंज हुई इसके बारे में हम आपसे जानते हैं. First of all, thank you so much for having me on Ideas. मैं ये बोलूँगी कि I carry a very rich legacy if I talk about education. Okay. मेरी फैमिली में सब ज़्यादातर लोग एजुकेशन से ही हैं. If I start, मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थी उत्तर प्रदेश. एंड माई ग्रैंडफादर ही वॉज प्रोफेसर बॉटनी. उनकी बुक्स आज भी बच्चे पढ़ते हैं जो मेडिकल के लिए तैयार करते हैं. My dad, he retired as scientist from Ministry of Water Resources, and my mother retired as a principal, Kendriya Vidyalaya. Wow, that's nice. So you can say I carry a rich legacy. So I'm privileged. Yes. You may say that. It's in the blood. Yes, yes. So अगर मैं अपनी बात करूँ तो I started my career in 1995 Okay. as an educator. Teacher थी मैं. और धीरे धीरे करके फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में आई, फिर मैंने प्रिंसिपलशिप ली. तो मैंने ये रियलाइज किया कि एजुकेटर से लेके मैंने डिफरेंट रोल्स पे डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया, लेकिन हर पोजीशन पे एक जो कॉमन चीज मुझे दिखाई दी, क्योंकि मैं इतने सारे बच्चों के साथ क्लोजली इंटरैक्ट करती रही, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी इंटरैक्ट करती रही, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस थे उनके जो 1-to-1 मुझे जानने का मौका मिला. Okay. अब अगर हम बात करें किसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो उसमें दो फैक्टर्स मेन होते हैं. फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो दो मेजर फैक्टर्स हैं वो है पहला पेरेंट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है उसका स्कूल या कह लीजिए टीचर्स. बिल्कुल. सो एज एन एजुकेशनिस्ट आई रियलाइज कि हम टीचर्स के ऊपर कितना काम करते हैं. उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, यहाँ तक कि सीबीएसई ने 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग मैंडेटरी कर रखी है टीचर्स के लिए. ये सब तो हम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड एंड, पेरेंट्स, दे आर लेफ्ट बिहाइंड. भाई हम जब भी कोई पीटीएम होती थी, चाहे मैं एज अ टीचर वो पीटीएम ले रही हूँ, चाहे मैं एज अ प्रिंसिपल किसी पेरेंट्स से मिल रही हूँ, मैं ये रियलाइज करती थी पेरेंट्स आर ओवरवेल्म्ड. उन्हें चैलेंज ये है कि मैम ये सुनता नहीं है, मैम ये स्क्रीन नहीं छोड़ता, मैम ये मेरी बात नहीं मानता, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे दिन घूमता है. तो इन चैलेंजेस का सोल्यूशन उन्हें कौन दे. बिल्कुल. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली आई थिंक आई वांट टू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दीज चैलेंजेस, हाउ टू हैंडल लेटेस्ट टूल्स टेक्निक्स, उनको बता करके किस तरह से वो अपने बच्चे के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप बनाते हुए बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके. तो मैम व्हाट आर सम कॉमन पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए. ऐसा होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स को अगर हम कॉमनली डिवाइड करें तो 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं. सबसे पहली हो जाएगी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड. तो हम सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटेटिव की. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही जिसे कहिए कि बैलेंस पेरेंटिंग करते हैं. इन द सेंस, अगर मैं बैलेंस की बात करूं, कि वो डिमांडिंग भी बहुत होते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं. वो बाउंड्रीज सेट करते हैं, क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर एक्सपेक्टेशंस, और लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चों को वार्मथ भी प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, और इसके साथ साथ वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करते हैं. जो सबसे बड़ा फैक्टर इस पेरेंटिंग में होता है वो ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन होता है पेरेंट और बच्चे के बीच में, राइट. तो इससे जो आपने इम्पैक्ट की बात कही, तो इस तरह की पेरेंटिंग में जो बच्चे बड़े होते हैं वो बहुत ही, दे आर वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट, और सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और काफी रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. और क्योंकि कम्युनिकेशन बोथ साइडेड ओपन रहता है, तो उनको ये फील फ्री फैक्टर रहता है कि आई कैन गो एंड अप्रोच माई पेरेंट्स जब मैं चाहूं. एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है. और अगर अब हम दूसरी पेरेंटिंग पे आए, अथॉरिटेरियन, जो कि पहले ज्यादा ओल्ड टाइम पेरेंटिंग में ज्यादा मिलती थी, आजकल थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी अभी भी एग्जिस्ट करती है ये. अथॉरिटेरियन में क्या है कि पेरेंट्स बहुत ही डिमांडिंग हैं और बहुत कंट्रोलिंग है बच्चों को. तो अब इसमें क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, लेकिन इस एक्सपेक्टेशंस हाई तो ठीक है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस और स्ट्रिक्टनेस होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा डरा सहमा रहता है.
भाई उसको डर है हर वक्त कि अगर मैंने गलती की तो मैं पनिशमेंट मुझे मिलेगी, राइट। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी वन साइडेड ज्यादा होता है, भाई पेरेंट ही ज्यादा बच्चे को बोलता है, Order दूसरी में। तरफ से हाँ ऑर्डर में यू कैन से कह दिया तो कह दिया, होना है तो होना है। जबकि ऐसे में बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आता है कि वो आप सोचिए इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है जिसको हर वक्त डर हो कि मेरी गलती हो जाएगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो वो बच्चे सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते। और इन बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि ये बच्चों में एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो हर वक्त हर एक को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, हर एक को मैं खुश रख लूं, मैं किसी को नाराज ना कर दूं, क्योंकि उनको वो पनिशमेंट का डर कहीं अंदर दिमाग में रहता है। दे आर लिटिल एंग्शियस यू कैन से। जो तीसरी कैटेगरी है वो है परमिसिव पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बच्चों से कोई खास उम्मीदें नहीं है, कोई रूल्स खास नहीं सेट होते, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन वो बड़े ही जैसे कहते हैं ना, जो बच्चे की ख्वाहिश है वो सब दे देना चाहते हैं। बच्चे के मुंह से यहाँ निकला नहीं, इधर ख्वाहिश पूरी हुई। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये वो पेरेंट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते अपने और बच्चे के बीच में, इसलिए वो उनको जो वो चाह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, वो बस उन्हीं को प्लीज कर रहे हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि आपने बच्चों को ठीक से ग्रूमिंग नहीं की तो बच्चा जो है वो इम्पल्सिव हो जाता है, उसकी सारी चीजें पूरी हो रही है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, जैसे एक तरह से कहिए। तो ऐसे बच्चे सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल इश्यूज। ऑब्वियसली कौन उनको पसंद करेगा अगर वो इस तरह से बिहेव करेंगे, तो राइट। और कम्युनिकेशन भी इसमें बहुत कम होता है, सो दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद द पेरेंट्स। तो वो चीजें वो अपने अंदर रखते हैं, और अकेडमिकली ये बच्चे बहुत चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट नहीं। चौथी कैटेगरी है अनइन्वॉल्व। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेरेंट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूल्स कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, और वो अपनी जिंदगी अलग जी रहे होते हैं और बच्चा अपनी जिंदगी अलग जी रहा होता है। अब इसमें जो है, अगर आप इसको इस नजरिए से देखिए, कम्युनिकेशन तो है नहीं, तो बच्चा जो है एकेडमिकली तो सफर कर रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो है, और ना वो इंडिपेंडेंट बन पा रहा है, ना वो कोई डिसीजन मेकिंग सीख पा रहा है। तो इस तरह से ये बच्चा जो है वो समाज में कहीं पीछे रह जाता है। और कई बार ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से एम्बैरसमेंट फील करते हैं। आपने सुना होगा कई बार बच्चे के बैग में पुराने दिन का टिफिन पड़ा रह जाता है और नया टिफिन आ जाता है। तो यहाँ तक कि ये पेरेंट्स बेसिक नीड्स भी बच्चों की कई बार पूरी नहीं कर पाते। तो बच्चे को, अब वो स्कूल में गया और उसने देखा कि भाई टीचर तो सबके सामने बोलेगी कि अरे तुम्हारा कल का भी टिफिन इसी में है, तो चिल्ड्रन दे स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड। सो आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल्स को टाइम टू टाइम एडजस्ट करें इफ यू वांट रियली योर चाइल्ड टू ग्रो इन अ वेल बेटर मैनर। तो मैम, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज वी कैन फॉलो, लाइक एज पेरेंट हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं कि जो स्क्रीन टाइम का इशू है आज की डेट में उसे थोड़ा कंट्रोल कर सके इन अ फ्रेंडली मैनर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कि स्क्रीन के बिना तो आज हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ, ठीक है, वी कैन नॉट एलिमिनेट इट फ्रॉम आवर लाइफ। हाँ, बैलेंस इज द की, ठीक है। तो लेकिन इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है कि पेरेंटल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा किस एज में क्या कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहा है वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हमें स्क्रीन टाइम के लिए एक फिक्स रूल्स होने घर में बहुत जरूरी है, जैसे कितनी देर बच्चा स्क्रीन देखेगा, या कह लीजिए कौन से स्क्रीन फ्री टाइम जोन्स होंगे, जैसे खाना खाने से पहले स्क्रीन नहीं, खाना खाते समय कह लीजिए स्क्रीन नहीं देखना है, सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन नहीं देखना है, या जो फैमिली टाइम है उसमें कोई स्क्रीन नहीं देखेगा। लेकिन होता क्या है, हम खुद वही काम कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट। until unless we model that behavior, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों से कहेंगे और वो मान लेंगे। हम खुद अपने पे कंट्रोल नहीं रखते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें हम बच्चों से कह रहे हैं वो बिहेवियर हम मॉडल करें। जब देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, कहने में बहुत कॉमन है ये सेइंग कि हो सकता है बच्चा वो ना करे जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो जरूर करेगा जो वो आपको करते हुए देख रहा है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे आप टिप्स अडॉप्ट कर सकते हो, मैं कहूंगी, जैसे कि कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी आप बच्चे को आउटडोर प्ले के लिए भेजो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। कोई हॉबी बच्चे को अगर पसंद करता है कोई चीज करने को तो उसमें बिजी करो, और कुछ नहीं समझ में आता तो घर की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी जा सकती हैं जिससे वो करे। अब इससे क्या होगा, वो जो स्क्रीन टाइम था वो कम हो गया, उसके पास समय ही कम बचा इन सब एक्टिविटीज के बाद, तो धीरे धीरे वो चीजें धीरे से वो अपने रूटीन में अडेप्ट हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि बच्चों को फोर्स मत करिए इस चीज के लिए,
उसको उसका वाई समझाइए कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो इससे इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तुम्हारे ऊपर, दैट मतलब उसको वाई के साथ समझेगा वो, तो शायद वो बहुत जल्दी उस चीज पे अडॉप्ट है। हम क्या करते हैं, बस हाथ से स्क्रीन खींच लेते हैं, बस 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 हो गया, इतनी देर से देख रहे हो, so that doesn't work sometimes. Yes, definitely. Ma'am, what are some effective ways with that we can like manage कि tantrums जो होते हैं, meltdowns जो होते हैं बच्चों में growing up पे बहुत ज्यादा होते हैं, वो कैसे manage कर सकते हैं? Tantrums, I would say it's a crash course for patience. पेरेंटिंग के लिए ना एक क्रैश कोर्स है पेशेंस में, ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा देखने में आ रहा है आजकल, और आजकल क्या पहले भी होता था, लेकिन पहले जो है वो पिटाई से और डांट से चीजें सेटल डाउन हो जाती अब वो चलता नहीं है, अब वो चलता नहीं है। सो आई वुड से कि सबसे पहले इसमें समझने की जरूरत है, अगर बच्चा कोई भी टैंट्रम थ्रो कर रहा है, पहले तो समझिए कि छोटे बच्चे के टैंट्रम्स अलग है, बड़े के अलग। छोटे बच्चे के टैंट्रम्स कैसे होते हैं, वो जमीन पे लेट जाएगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा। लेकिन जो टीनेजर्स के टैंट्रम्स होते हैं, दे आर डिफरेंट। दे विल स्लैम द डोर, कमरे से निकलेंगे धाड़ आवाज आएगी दरवाजा बंद करने की, राइट। इसके अलावा क्या होगा, आएंगे बैग यूं फेंका, खाना पसंद नहीं आया प्लेट यूं लंच स्किप भी हो जाएगा, स्किप भी हो जाएगा, आपके ऊपर ये करेंगे, जोर जोर से चिल्ला के जवाब देंगे। ये है बड़े बच्चों का प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो इमेजिन करिए कि आपके घर में एक ऐसा सीन है, तो पेरेंट कैसे रिएक्ट करता है, वो जोर से चिल्लाएगा, दिस इज हाउ यू बिहेव, ऐसे बिहेव करते हो, तुम्हें बात करने के मैनर्स नहीं है, तुमने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक दैट थिंग पर्सनली। बच्चा जो चिल्ला रहा है उसको अपनी ईगो पे मत लीजिए, उसको पर्सनली मत लीजिए। आप उसके पीछे बच्चा जो अपने एक्शंस में, इशारे में कह रहा है उसको समझिए। वो कह रहा है मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, कंफ्यूज हूँ, इरिटेटेड हूँ, और मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, राइट। हमें बच्चे की कहे हुए एक्शंस में जो बात छुपी है उसको समझने की जरूरत है। अब बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। आपको ये महसूस कराना है बच्चे को कि बेटा आई हैव ऑब्जर्व्ड यू, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन उसके एरिया में आपको इंट्रूड भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी बात बच्चे से बस कह सकते हैं कि बेटा मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो या किसी चीज से डिस्टर्ब हो, इफ यू नीड माई हेल्प तो मुझे बताना, ठीक है। एंड देन गिव द चाइल्ड वो कूलिंग टाइम, खुद का शांति रखिए, काम रखिए, कूल रखिए, और बच्चे को भी शांत होने दीजिए। जब बच्चा शांत हो जाए, वो विंडो है आपके पास बच्चे से बात करने की, उस टाइम आप बच्चे से पूछिए क्या प्रॉब्लम है, उसको गाइड कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। देखिए टैंट्रम्स तो होंगे ही होंगे, ये एज ऐसी है, टीनेज ऐसी है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं बच्चे इस तरह का बिहेव करते हैं। लेकिन अगर इसमें दोनों पार्टीज एजिटेटेड हो जाएंगी तो फिर क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट, सोल्यूशन नहीं निकलता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और बच्चा पेरेंट्स से और दूर होता जाता है, वो अपनी चीजें आपसे शेयर नहीं करेगा, राइट। सो होना तो ये है, हमें बच्चे की दुनिया से हम चैलेंजेस नहीं हटा सकते और हर वक्त हम उसके सपोर्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट और इतना कॉन्फिडेंट बना दें कि वो अपनी जिंदगी के चैलेंजेस खुद अपने आप रिजॉल्व कर सके। और अगर लगता है कि बच्चे में ये टैंट्रम्स ज्यादा ही चल रहे हैं तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर इमोशनल बैलेंस थेरेपीज के साथ हम जा सकते हैं, मेडिटेट कराएं बच्चे को, बच्चा जर्नलिंग कर सकता है, इट इज वेरी गुड थिंग, अपना फेवरेट म्यूजिक सुने, डीप ब्रीथ करे, जो भी चीज, या बाहर वॉक पे चला जाए, कोई फेवरेट स्पोर्ट खेल ले, जो भी उसका कूलिंग टाइम उसको दे सकता है। तो आई थिंक इस तरह से हम बच्चे की जर्नी में सिर्फ एक तरह से कहिए कि सपोर्ट दे सकते हैं कि वो अपने इस डिफिकल्ट टाइम में कैसे इजीली सेल थ्रू कर पाए। थैंक यू सर, मतलब ये बहुत ही रिक्वायर्ड टिप्स थे मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, बट पेरेंट्स में भी थोड़ा पेशेंस की कमी हो जाती है जब वो बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से पेरेंट्स इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली आज के टाइम में, उसके ऑब्वियस रीजन से। बिल्कुल। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहला पॉइंट जो बोलना चाहूंगी वो ये कि बच्चे के लिए प्रेजेंट रहें।
जब उसको जरूरत है आपकी, उस टाइम आप उसके लिए प्रेजेंट रहें। और सिर्फ दिखाना नहीं है कि प्रेजेंट है, आपको एक्चुअली प्रेजेंट होना है। दिन में भले ही 10 से 20 मिनट आप उसे दे रहे हैं, लेकिन वो समय जो आप बच्चे को दे रहे हैं वो अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। उस टाइम ना आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करिए, ना किसी और से बात करिए, ना ही आप टीवी देखिए, ना ही कोई काम नहीं करिए। वो टाइम सिर्फ बच्चे का है, उसकी बात को एक्टिवली सुनिए और वो जो कह रहा है उसमें एक्चुअली अपने को पार्टिसिपेट कराइए। दोबारा जब वो उस बात को बोले तो आप रेफर कर सकें कि यस तुमने जो मुझसे कहा था, तो बच्चे को लेगा यस कोई है मुझे जो सुन रहा है, समझ रहा है। तो भले ही आप दिन का थोड़ा समय दें, लेकिन वो समय आप अनडिवाइडेड अटेंशन दें। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब बच्चे इस तरह का बॉन्ड की बात आती है तो बच्चों को क्या लगता है ना, मैं अपने मम्मी पापा से क्या सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, क्या वो मुझे लेक्चर तो नहीं देने लगेंगे, क्या वो मुझे तुरंत गाइड तो नहीं करने लग जाएंगे। तो हमें सबसे पहले बच्चा जो भी बता रहा है उसको बिना इंटरप्ट किए, बिना उसको भाषण दिए, बिना उसको ज्ञान दिए उसकी बात को सुनिए। उसी वक्त हम उसको कुछ सिखा दें वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हम सिखाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे आपने उसको उसी वक्त समझाना शुरू किया और उसने आपसे शेयर करना ही बंद कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी प्रेजेंट। बच्चे में ट्रस्ट शो करिए, यस आई बिलीव यू, आई नो यू कैन डू इट, आई एम देयर फॉर यू। Thank you so much, ma'am. These were the really key points for the parents, both for mothers and for fathers also. Thank you so much for being here. Thank you so much for having me.